हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज आपके लिए ये केवीएस पीआरटी की सीरीज बीच में रोक दी गई थी, तो उसके वीडियो आपको पुनः प्रारंभ कर दी गए हैं। तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज की हम सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमने सेट ए को डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेट बी। इसमें हम 20 सेट डिस्कस करते हैं और इन्वायरमेंट के आपके ईवीएस के यानी कह सकते हैं तो केवीएस पीआरटी में जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें जो है हम केवल ये डिस्कस नहीं करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हम उस प्रश्न के बारे में कई चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये बुक आप देख पा रहे होंगे, तो इनका जो पीडीएफ का लिंक है फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है प्रतीक शिवालिक जी द्वारा, तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आप बुक परचेज करना चाहें तो अमेजोन का लिंक भी हमने दे दिया है, वहाँ से जाकर आप बुक परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए एक सेकेंड रुकते हैं और हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, तो की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में नहीं होती है? हाइड्रोजन का आणविक रूप, ऑक्सीजन का तत्व रूप, जल या नाइट्रोजन का तत्व रूप। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो किस स्थिति में नहीं होगा। बताइए, चार उत्तर आपको दिए जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका, बताइए क्या, ऑक्सीजन का तत्व रूप। जहां आपका O2 का जो है एलिमेंट रहेंगे तो वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। देखिए, बात करते हैं हम किसकी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी इन्वायरमेंट में पाई जाती है 78.1%, ठीक है ना। तो जिसका क्या होता है, जीवाणु जो होते हैं वो सीधे तौर पर जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, नाइट्रोजन का उपयोग बाद मतलब जो है स्थिरीकरण की क्रिया बाद में की जाती है। इसका होता क्या है, बेसिकली आपका एक जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो वो इसका स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। ये करता है आपका जो नाइट्रोजन है उसको क्या किस में बदल देता है, अमोनिया या अमोनियम में बदल देता है। और अमोनिया या अमोनियम आगे चल के क्या बन जाती है, आपकी नाइट्रेट बन जाती है, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक फिक्सेशन, ठीक है ना। तो इसी कारण से ये होता है। और इसका जो दोहन है वो किससे होता है, इसका पौधों द्वारा दोहन किया जाता है, यानी कि प्लांट के द्वारा ये सारा जो है प्रक्रिया की जाती है। और राइजोबियम जो है बैक्टीरिया, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो 132वां प्रश्न है आपका जो सीरीज का, कि बंजर सेल पर लाइकेंस की वृद्धि के बाद किसकी वृद्धि होती है? मॉस, फर्न या जिम्नोस्पर्म या शैवाल, जिसे एल्गी कहते हैं। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मॉस। मॉस क्या होते हैं, बेसिकली लाइकेन क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई जगह पर जो आपकी हिंदी में कहें हम कई या काई, ये जम जाती है तो ये कहलाती है आपकी लाइकेन। ये हरे रंग के होते हैं, ठीक है ना, नीले भी हरे रंग के होते हैं। तो आपने देखा ये जहाँ पर ज़्यादा होते थे, इसके बाद मॉस, मॉस क्या होती है, एक हरे घास टाइप की होती है जो वृद्धि कर लेती है, ठीक है ना। और जिसे कहते हैं, इनमें पुष्प नहीं होता है, अपुष्पक पौधे होते हैं ये, ठीक है ना। मॉस क्या होते हैं, अपुष्पक पौधे होते हैं और इनमें कोई भी जड़ जो है नहीं पाई जाती है मॉस में, ठीक है ना। तो ये जो है वृद्धि करते हैं। चलिए 133वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जागरूक हैं, इसके लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, क्यों किया जाता है? टीकाकरण पोलियो फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। क्या ऐसा कुछ होता है, बताइए। पोलियो फैलाने वाले जीवों को प्रवेश को रोक देता है, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपरोक्त सभी तो इसका गलत उत्तर हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कि यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को जो है बढ़ा देता है। इम्यूनिटी आप देख रहे होंगे वर्तमान में क्या चल रहा है, कोरोना, ठीक है ना। अगर कोरोना का मान लीजिए वैक्सीन बनता है तो इससे क्या होगा, ये हमारे शरीर में लग जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। और जब भविष्य में ये जो है वायरस का हमारे अंदर आएगा तो उससे हमारा शरीर लड़ पाएगा। तो यही होता है आपका टीकाकरण, ठीक है ना, टीकाकरण, वैक्सीनेशन
तो यही कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए याद रखना है आपके लिए पोलियो के बारे में, कैसे फैलता है, दूषित पानी, भोजन, संक्रमित व्यक्ति से ये फैल जाता है। और एक और चीज याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस भी आपका ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 134वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक परितंत्र में निम्नलिखित में से यहाँ पर होना है कौन शामिल होता है, सभी जीवधारी, निर्जीव प्राणी, जीवधारी और निर्जीव दोनों, या कभी जीवधारी और कभी निर्जीव दोनों। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है जीवधारी व निर्जीव दोनों, यानी कि सजीव और निर्जीव सभी को हम परितंत्र में शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जल है, ठीक ना, तो जल तो निर्जीव है लेकिन इसे भी हम शामिल करेंगे क्योंकि ये परितंत्र में हमारे शामिल है। चलिए 135वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह ऐसा उपयोगी वस्तु पदार्थ है जो केवल पृथ्वी पर विद्यमान है। दूसरा है प्रकृति की एक, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, अ गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड, यानी कि प्रकृति एक ऐसा उपहार है जो मानवता के लिए काफी उपयोगी है। तीसरा है मानव द्वारा निर्मित एक पदार्थ जिसे, चलिए ये भी ए मैन मेड सब्सटेंस प्लेस्ड इन नेचर, यानी कि एक मानव द्वारा निर्मित है तत्व है, सब्सटेंस है जो नेचर में है। चलिए तीसरा है अवेलेबल ओनली इन द फॉरेस्ट, केवल वनों में पाया जाता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो 135वें का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन के लिए ये सही रहेगा कि ये गिफ्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है जो मानवता के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 136वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से परहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। बताइए, ये कर देना है आपको क्या, लाइक। चलिए निम्नलिखित में से परहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। परिवहन के लिए एक मोटर गाड़ी का उपयोग करना, क्या ये आप परहित में कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। खरीदारी के लिए पॉलीथीन थैलियों का प्रयोग, बिल्कुल नहीं, पॉलीथीन करेंगे एनवायरनमेंट खराब होगा। कपड़े रंगीन करने के लिए बताइए क्या आप इसका उपयोग कर रहे हैं, कपड़े रंगीने के लिए रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी गड़बड़ होगा काम। चौथा दिया है सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंचाई के लिए आप बिजली का उत्पादन करें और पवन मिलों का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो पवन चक्कियां होती हैं पंखड़ियां लगाकर, इनसे भी आप यूज ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 137वां प्रश्न है कि लुप्तप्राय प्रजातियों के किस प्रकार में अपने पारिस्थितिक तंत्र के साथ अपने प्राकृतिक आवास, देखिए प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट में संरचित किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखेंगे क्योंकि हिंदी में भी देख सकते हैं पूर्वोत्तर संरक्षण, जिसे एक्स सेतु कंजर्वेशन, इन सेतु कंजर्वेशन, C2 संरक्षण या रेड लिस्ट कंजर्वेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए जहां पर प्राकृतिक आवास की, तो वहां पर होता है, बताइए आपका क्या होता है, जो है इन सेतु कंजर्वेशन। इन सेतु कंजर्वेशन में जैसे प्राकृतिक आपका जंगल है, ठीक है ना, जो पक्षी का आवास है नेचुरली आप वहां पर रख रहे हैं तो वो आपका इन सेतु कंजर्वेशन कहलाता है। एक सेतु क्या होता है, एक सेतु बेसिकली जैसे आपका चिड़ियाघर हो गया, ठीक है ना, ये चीजें जो है जहां आप एक मैन मेड जो है वातावरण है वो आपका एक सेतु कंजर्वेशन होता है। चलिए 138वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी, 82.14, 85.14, 84.14 या 86.14। तो जहां पर बात की जा रही है आपकी जनगणना 2011 की, तो इसके अनुसार आपको बताना है कि क्या था, बताइए। तो इसके अनुसार जो पुरुष साक्षरता अगर पूछी जाए आपसे तो वो थी आपकी कितनी, 82%, याद रखिएगा। तो उत्तर तो आपका हो जाएगा 82.14, ठीक है ना। और इसके बाद याद रखना है आपको स्त्री, तो स्त्री की कितनी थी भाई, 64%, ठीक ना साक्षरता। अब औसत पूछ ली जाती है कभी कभी की औसत जो है साक्षरता क्या रही थी, वो रही थी 74%, ठीक है ना। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा था, केरल, कितनी थी, 93%। सबसे कम कौन सा था आपका, जहां पर अभी इलेक्शन हुए हैं, बिहार, कितनी थी, 61%। चलिए यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो सबसे ज्यादा जो है कहां पर थी आपकी, लक्षद्वीप, ठीक है ना, और कम कहां पर थी, वो थी आपकी दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली में जो है ये कम थी, ठीक है। तो ये सारे जो है प्रश्न आपको याद रखने हैं, 8 से 10 प्रश्न इसमें हो चुके हैं।
चलिए 139वां प्रश्न है, विश्व जल और स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च या 10 अप्रैल। बताइए कब मनाया जाता है विश्व वर्ल्ड वाटर डे, बताइए, या सैनिटाइजेशन डे कर सकते हैं, तो वो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसका आप 2020 का जो विषय है, थीम है, विषय भी पूछे जाते हैं कभी, तो वो याद रखना है आपको। वो क्या है आपका, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज जो है आपका थीम है 2020 का। चलिए 140वां प्रश्न है, कौन सा संगठन वैश्विक लुप्तप्राय होने के उच्च जोखिम का सामना कर रहे पौधों और जानवरों को सूचीबद्ध करने के लिए खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची प्रकाशित करता है। यानी कि आपको बताना है, क्या पूछा गया है कि जो है रेड डेटा लिस्ट होती है वो कौन प्रकाशित करता है, साइट्स करता है या सीकेप करता है, SSCEP या UNCED करता है या IUCN कहता है। बताइए, ये करता है आपका IUCN। IUCN का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्या है आपका, चलिए बोल देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ये चीज आप याद रखेंगे। जिसे हिंदी में कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो वो हुई थी आपकी 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, बताइए वो कहाँ पर है, आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है इसका आपका मुख्यालय है। ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है कितने इसमें वो बताता है, तो इसमें 3 प्रकार से बताता है। एक में आपका होता है ग्रीन पेज, दूसरा होता है आपका पिंक पेज, पिंक, ठीक है ना, और तीसरा होता है जो आता है आपका रेड पेज, ठीक है ना। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। चलिए पेन थोड़ा मीडियम कर लेते हैं। तो ग्रीन में क्या, ग्रीन में कौन होता है, जिन्हें कोई खतरा नहीं है, ग्रीन में होगा आपका खतरा नहीं है, ठीक है ना। पिंक में कौन आते हैं, इन्हें खतरा है, मतलब खतरा है लेकिन समाप्त नहीं होंगे, ठीक है ना। और रेड में कौन आते हैं, वो आते हैं आपके समाप्त होने वाले जीव। समाप्त होने वाले जो जीव हैं वो आपके रेड डेटा बुक में आ जाते हैं या फिर समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना, समाप्त हो चुके, ये रेड पेज में आपके इंसर्ट किए जाते हैं। चलिए 10 प्रश्न हमने कर लिए हैं, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। चलिए 141वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो क्या है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1948, 1 जुलाई 1975, 5 जून 1972 या 5 दिसंबर 1983। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है 5 जून 1972। देखिए पूरा इसका घटना क्या रही थी, तो देखिए इसके अंतर्गत एक आपका संस्था है UNEP, आप देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखनी है। तो इसकी स्थापना की गई थी 5 जून 1972 में, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या हुआ था, इसका जो एक मुख्यालय भी आप याद रख सकते हैं, तो वो है आपका नैरोबी केन्या, ठीक है ना, केन्या की राजधानी नैरोबी में। चलिए ये चीज आप याद रखिएगा। बेसिकली इसमें जो प्रोग्राम हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या करना है, ये सारा कुछ बताया गया था। तो ये इसके बाद क्या हुआ कि 5 जून 1974 को हमने इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया, इसकी जो वर्षगांठ थी तो हमने मनाना शुरू कर दिया था विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस हम इसीलिए मनाते हैं, 5 जून 1974 को हमने जो है पहला मनाया था, ठीक है ना। तो याद रखना है, UNEP से ये रिलेटेड है। चलिए 142वां प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, महानिरोबिस मॉडल, थार मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल या रंगराजना मॉडल। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका हेरोड डोमर मॉडल। इस पर जो है हमारी ये पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। कब से कब तक रही थी, 1951 से 1956, 1951 से 1956 तक रही थी। क्या पहली पंचवर्षीय योजना सफल थी, तो बिल्कुल सफल रही थी। इस पर फोकस किस पर किया गया था, कौन से क्षेत्र पर, तो कृषि विकास पर जो है काफी बल दिया गया था कि हमें कृषि का विकास करना है, क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था किस पर थी उस समय, कृषि पर। चलिए
तो 143वां प्रश्न है कि NTCA का पूरा नाम क्या है? नेशनल टाइगर कमेटी ऑफ एशिया, नेशन वाइड टाइगर कमेटी ऑफ असम, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या नेशनल टाइगर कमीशन ऑफ असम। बताइए क्या होगा NTCA का फुल फॉर्म? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो 3 देख पा रहे होंगे आप, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 144वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? बताइए। हेली राष्ट्रीय उद्यान इंग्लैंड, या USA में जो है येलोस्टोन है, या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। बताइए कौन सा है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, USA का जो येलोस्टोन है वो जो है क्या है आपका जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है वर्ल्ड का, क्योंकि ये कब बना था आपका 1872, मार्च 1872 में बना था, ठीक है ना। और जो भारत का पूछा जाए तो आप कह सकते हैं जिम कॉर्बेट, ये कब बना था? ये बना था आपका 1936 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, काफी जो है इंपोर्टेंट प्रश्न आपका ये है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए 145वां प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन से सामाजिक सुधारक ने भारत में जाति असमानताओं की आलोचना करने के लिए जाति की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध पाठ का अनुवाद किया था? राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वीर शैलिंगम पत्तलू या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बताइए किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जो है राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये सारा कार्य किया था। इन्होंने क्या किया था? और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलिए 146वां प्रश्न है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कार्यपालिका का चयन करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव का सिलेक्ट करती है, यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसमें 245 मनोनीत सदस्य होते हैं, या इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है? बताइए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि संसद में राज्यों के भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आपने देखा होगा कि संसद में कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जो होता है उसमें क्या होता है? बेसिकली सभी जो स्टेट हैं उनसे सिलेक्ट होके हमारे लोग जाते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? आर्टिकल कौन सा है आपका? अनुच्छेद में 80 में ये कहा गया है कि एक राज्यसभा होगी, ठीक ना, जिसे क्या कहा जाता है आपका उच्च सदन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है। इसमें होती हैं आपकी 250 सीटें, जिसमें 238 तो यानी कि चुनकर आते हैं कई राज्य स्टेट से, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। आयु कितनी चाहिए होती है? 30 वर्ष जो है मिनिमम आयु चाहिए होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 147वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाली है क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, भारत के नागरिक या विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। बताइए कौन करता है? तो भारतीय संविधान की जो व्याख्या न्यायपालिका आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी जो है वो करती है। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलिए 148वां प्रश्न है कि दीवानी कानूनों के संबंध है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से, राज्यों के बीच टकराव से, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के बीच टकराव से, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाएं हैं से जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि ये ऐसी चीजें होती हैं जो यानी कि दीवानी कानून का संबंध बेसिकली उससे है जो कानून में अपराध माने जाते हैं। इनके राज्य से कोई संबंध नहीं है, केंद्र राज्य इसमें भी आ रहा है, और विशेष अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से। ये तीनों जो है विकल्प आपको बिल्कुल ऐसे दिए गए हैं जिन्हें आप हटा सकते थे। चलिए इंपोर्टेंट 149वां प्रश्न है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 3 कथन तो सही है और 1 कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? यदि अपराधी व्यक्ति की पहचान जो है और गवाहों की जानकारी है तो उनका उल्लेख किया जाता है। क्या ऐसा होता है? आगे देखेंगे। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है।
या तीसरा, शिकायत करने वाला एफआईआर की एक नकल निर्धारित शुल्क प्रदान कर प्राप्त कर सकता है, या संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। तो बताइए कौन सा जो है ऑप्शन जो है आपका सही होगा, यानी कि कौन सा कथन जो है एफआईआर के बारे में सही नहीं है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप नहीं जाएंगे तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, ठीक है ना, आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर गवाह होती हैं तो उनका उल्लेख किया जाता है, इसमें नाम, पिता का नाम, ये सभी लिखा होता है, और नकल निर्धारित जो है शुल्क इसका वो दिया जाता है, और साथ ही आप इसकी एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे 149वां प्रश्न, और 150 आज का लास्ट प्रश्न है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, या आपका कर्क रेखा। तो आपने देखा होगा कि ये है आपका पूरा दुनिया रही है, और भारत इसमें कुछ इस तरीके से जो है हमारा प्यारा भारत पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्यारा भारत हो गया है। अब ये निकलती है आपकी एक रेखा 0 डिग्री से, एक निकलती है 23.5 सही 1/2 साउथ से, और एक ये निकलती है आपकी रेखा इस प्रकार से कुछ निकलती है, थोड़ा नीचे आना था, 23 सही 1/2 नॉर्थ से, यानी कि उत्तर से। तो ये जो होती है आपकी क्या होती है, कर्क रेखा, ये होती है आपकी भूमध्य रेखा, और साथ ही ये होती है आपकी जो मकर रेखा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप रखेंगे, ये हो गया आपका मकर रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसे कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका कैप्रिकॉन, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका, यानी कि कर्क रेखा जो है ये गुजरती है। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, वीडियो लाइक शेयर भी किया करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी अगले जो है इसके सेट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।